हेलो, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आती हूं एस्टेट प्लानिंग पर ये खास बातचीत जिसमें हम आपको बताते हैं कि आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में एस्टेट प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे होता क्या है, भारत में अक्सर लोग एस्टेट प्लानिंग पर बात नहीं करते हैं, इसे बहुत ही नीरस सब्जेक्ट मानते हैं और कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये सिर्फ अमीर लोग हैं जो एस्टेट प्लानिंग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रॉपर्टी आपके पास बड़ी हो छोटी हो, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हो वो उनका साइज जो भी हो, उसके जब बंटवारे का वक्त आता है ना, तो थोड़ा सा भी जो आप अगर कोई एक ऐसा कमरा छोड़ देंगे जिसमें कुछ अनसुलझे सवाल होंगे तो आगे जाकर दिक्कत हो सकती है। और इसीलिए एस्टेट प्लानिंग सभी के लिए ज़रूरी है। और आज हम एस्टेट प्लानिंग के एक ऐसे कंपोनेंट पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको लगता होगा कि इसका एस्टेट प्लानिंग से क्या रिश्ता है। जीवन बीमा, इंश्योरेंस। बिल्कुल, बीमा बहुत ज़रूरी होता है। आपके अनदेखे सिचुएशंस में आपकी फैमिली को ये फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है। जीवन बीमा की अगर हम बात करें, हेल्थ बीमा भी आप इसीलिए लेते हैं कि अगर कोई अनदेखी हेल्थ की सिचुएशन जुड़ जाए तो फिर क्या होगा। तो वित्तीय सुरक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट निवेश आप इसे कहिए या फिर एक सुरक्षा का एलिमेंट जो है वो जीवन बीमा देता है। पर ये कैसे आपके एस्टेट प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, ये आज हम समझने वाले हैं। और इसको समझाने के लिए एस्टेट प्लानिंग को हमारे लिए डिकोड कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशन के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन। डॉक्टर दीपक, थैंक यू सो मच। आपकी और हमारी बातचीत से हम लोगों को और अवेयर बना रहे हैं एस्टेट प्लानिंग को लेकर। और मुझे लगता है आज जैसे ही मैंने कहा कि बीमा और एस्टेट प्लानिंग पर डिस्कशन करेंगे तो कई लोगों के मन में ये सवाल आया होगा। इनफैक्ट जब आपने मुझे भी ये टॉपिक बोला था कि इस पर बात करते हैं तो मुझे भी लगा एस्टेट प्लानिंग और बीमा में क्या रिश्ता है। तो मैं चाहूँगी शुरुआत इसी से करते हैं कि एस्टेट प्लानिंग में बीमा का क्या रोल होता है। अभी तक तो लगता था सिर्फ ये हमारे लिए एक वित्तीय सुरक्षा बीमा देता है, पर आप हमें बताने वाले हैं और सिखाने वाले हैं कि बीमा और एस्टेट प्लानिंग को हैंड इन हैंड। राइट। सो मैम, जो लाइफ इंश्योरेंस या बीमा है ये एक आफ्टर डेथ प्रोडक्ट है जी, ना। इसका इसका क्लेम आपको मिलता है आफ्टर डेथ। और एस्टेट प्लानिंग कब होती है? आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ। तो दोनों ही प्रोडक्ट ऐसे हैं या दोनों चीजें ऐसी हैं जो आफ्टर डेथ के लिए प्रिपेयर करती हैं। और अगर मैं संगम बना दूं एस्टेट प्लानिंग और इंश्योरेंस का, तो जो मैं चीजें क्रिएट कर सकता हूँ, जो मैं सॉल्यूशन क्रिएट कर सकता हूँ, वो अनइमेजिनेबल है, जो आप आज की डेट में सोच भी नहीं सकते। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बीमा किसी पर्पस के लिए कराया। सपोज मैंने एक टर्म पॉलिसी ली या यूलिप प्लान लिया या ट्रेडिशनल प्लान लिया, और मेरा पर्पस ये है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे की पढ़ाई का पैसा बीमा से आ जाएगा, तो मेरा बच्चा आगे की अपनी हायर एजुकेशन अच्छे से कर पाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, जब मेरी डेथ हो जाती है तो पैसा नॉमिनी को मिलेगा। अब इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो नॉमिनी है ये पैसा उसी पर्पस के लिए, उसी मकसद के लिए, उसी एम के लिए यूज करेगा जो मेरा गोल था। मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ खाली बीमा लेके? मैं नहीं कर सकता। पर अगर मैं ये बीमा एक इंश्योरेंस ट्रस्ट में डाल दूं, राइट, एक ट्रस्ट के अंदर बीमा कराऊं और ट्रस्ट में लिखूं कि जो क्लेम का पैसा है उसका ये यूज हो सकता है, तो अब नॉमिनी के पास ऑप्शन नहीं होगा इसको कहीं और खर्च करने का। इसको वहीं पर खर्च करना होगा जहां पर मैंने बताया है। तो मैंने कहा जब मेरा बेटा 21 साल का हो जाए और ये फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहे, ये जो 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान है, इसका जो क्लेम है, उस पैसे से आप इसको बाहर बाहर की स्टडीज करा दें। और बाई चांस ये पढ़ाई नहीं करना चाहता आगे, तो 25 की एज में इसको बिजनेस के लिए पैसे दे देना। तो मैंने दोनों ऑप्शंस करके ढूंढ दी। पर अब इस पैसे का इन दोनों के अलावा कोई और उपयोग नहीं हो सकता। मैं अपनी डेथ के बाद अपने बीमा की क्लेम मनी या मेच्योरिटी मनी को कंट्रोल कर रहा हूं थ्रू एस्टेट प्लानिंग एंड लाइफ इंश्योरेंस। ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर बेसिकली आपको समझाने के लिए कि ये दोनों प्रोडक्ट को आप मैरी कर सकते हो, दोनों का संयोग बना सकते हो और अपने लिए सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हो जो जो आपको प्रॉब्लम्स दिखाई दे। ओके, सो बीमा पॉलिसी मुझे लगता है एकमात्र ऐसा निवेश का प्रोडक्ट है जिसमें जो नॉमिनी होता है वो बेनिफिशियल नॉमिनी होता है, यानी कि जो नॉमिनी होता है उसको पूरा अधिकार होता है कि वो इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करेगा। तो एक तरह से कि कहीं नॉमिनेशन जिसका भी नाम नॉमिनेशन में है, अगर मैंने बीमा लिया और मैं चाहती हूँ कि इस पैसे का कैसे इस्तेमाल हो, इसे डायरेक्ट कर पाऊँ, तो इसीलिए
आपके लिए एक ट्रस्ट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा जी। और उसको असाइन कर दूंगा एक ट्रस्ट को। नॉमिनेट नहीं कर सकता, नॉमिनेशन खाली इंडिविजुअल्स का हो सकता है, जो नॉन इंडिविजुअल्स हैं उनके फेवर में नॉमिनेशन नहीं हो सकता, पर असाइनमेंट हो सकता है। तो असाइनमेंट क्या होता है, जब आपने किसी पॉलिसी का मालिकाना अधिकार किसी को दे दिया, ओनरशिप किसी को दे दी, तो प्रीमियम भर रहा हूं मैं या ट्रस्ट कोई भी, पर इसका जो क्लेम अमाउंट या मेच्योरिटी अमाउंट आएगा अब वो ट्रस्ट में आएगा, क्योंकि मैंने इसे असाइन कर दिया। राइट, अब जब ये पैसा आएगा इसका कैसे यूज होगा वो मैंने ट्रस्ट में लिख दिया। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि मेरा जो एम है, वो गोल है, मेरे ना रहने पर भी पूरा हो। ये किसी और तरीके से मैं कर ही नहीं सकता। खाली लाइफ इंश्योरेंस लेके मैं नहीं कर सकता इन्वेस्टमेंट, पर इसको मैरी करके मैं कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं। तो क्या जब हम नॉमिनी नियुक्त करते हैं, बीमा पॉलिसी जब कोई खरीदता है और नॉमिनी बनाते हैं, तो क्या उस प्रोसेस में भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसे नॉमिनी बना रहे हैं और फिर ये ट्रस्ट में कैसे जाएगा, इस प्रोसेस का फिर खास ख्याल रखना पड़ेगा? अब हम बात करते हैं नॉमिनेशन। मैम आपने अभी बोला नॉमिनी जो है लाइफ इंश्योरेंस में, नॉमिनी एक स्पेशल नॉमिनी होता है, क्योंकि जनरली हमने पहले भी अपने प्रोग्राम से बताया कि नॉमिनी एक केयर टेकर होता है, वो ओनर नहीं होता पैसे। जैसे अगर मैंने एक बैंक फिक्स डिपॉजिट कराई 10 लाख रुपए की, जिसमें मेरी वाइफ नॉमिनी है, तो मेरी डेथ के बाद बैंक ये 10 लाख रुपए मेरी वाइफ को देगा, नॉट एज ओनर। मालिकाना हक नहीं दे रहा, वो खाली उनको बांटने का अधिकार दे रहा है। और उनको अगर मेरी विल है तो विल के अनुसार बांटना होगा, और ज्यादातर लोगों की विल नहीं होती, तो मेरे सारे लीगल हेयर्स को बांटने होगा। पर ये जो रूल है कि नॉमिनी खाली ओनर नहीं होता, खाली डिस्ट्रीब्यूटर होता है, इसका एक एक्सेप्शन है लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि हमने 2018 में इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट निकाला, जिसमें हमने कहा कि एक नए टाइप के नॉमिनी को इंट्रोड्यूस किया इंश्योरेंस एक्ट में। तो इंश्योरेंस का एक एक्ट होता है नॉमिनेशन से लेके सेक्शन 35, उसको अमेंड किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, और उन्होंने कहा कि एक नया टाइप का नॉमिनी क्रिएट होगा, जिसको हम कहेंगे बेनिफिशियल नॉमिनी। और बेनिफिशियल नॉमिनी कौन है? अगर मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी जिनको बनाया है उनसे मेरा रिश्ता इनमें से कोई एक है, या तो वो मेरे माता पिता हैं, या मेरे पति या पत्नी है, या मेरे बेटा या बेटी है, इन 6 रिश्तों में से कोई सा भी एक रिश्ता है, तो ये नॉमिनी ऑटोमेटिकली बेनिफिशियल नॉमिनी हो जाएगा। और फर्क क्या पड़ता है बेनिफिशियल नॉमिनी का? बेनिफिशियल नॉमिनी ओनर होता है पैसों का, वो केयर टेकर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। तो सपोज आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सपोज अपनी मदर को नॉमिनी बनाया हुआ था, क्योंकि ये पॉलिसी आपने अपनी शादी से पहले खरीदी थी और आपकी डेथ हो जाती है, तो ये सारा पैसा आपकी मदर को मिल जाएगा। आपके वाइफ, बच्चों और फादर का इस पे कोई क्लेम नहीं है, क्योंकि हमने कहा लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनी ओनर बन जाता है अगर रिश्ते इन 6 में से कोई सा एक। अब आपका सवाल था, जब मैं लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनेशन करूं तो मुझे क्या सोचना चाहिए? सबसे पहले मुझे सोचना चाहिए जिसके फेवर में मैं नॉमिनेशन कर रहा हूं, क्या मैं उसी को पैसा देना चाहता हूं या नहीं। ओके। क्योंकि ये मतलब बिल्कुल अनकंटेस्टेड उसके पास जाएगा। क्या मैं मल्टीपल लोगों को नॉमिनी बना सकता हूँ लाइफ इंश्योरेंस में? बना सकते हैं। मैं कह सकता हूँ 25% मेरी वाइफ को जाए, 25% मेरे बेटे पे जाए, 25% मेरी बेटी पे जाए, 25% मेरी मदर पे जाए। तो मैं मल्टीपल नॉमिनीज, ज्वाइंट नॉमिनीज और को नॉमिनीज बना सकता हूँ। ओके। दूसरी चीज और जो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है नॉमिनेशन में, कि लाइफ इंश्योरेंस में आप सक्सेसिव नॉमिनेशंस क्रिएट कर सकते हो। मैंने कहा पहले मेरी वाइफ पे जाएगा, वाइफ नहीं हुई तो मेरे बच्चों पे जाएगा। तो मैं क्लास ऑफ नॉमिनीज क्रिएट करता हूँ, फर्स्ट टू दिस, फर्स्ट टू ए, देन टू बी। ये इंडिया में और किसी प्रोडक्ट में संभव ही नहीं है कि नॉमिनी की आप क्लासेस बना दो, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, सक्सेसर। ये खाली लाइफ इंश्योरेंस में है ना। सपोज मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया और हम दोनों की डेथ कर दी साइमल्टेनियस एक कार एक्सीडेंट, तो अब तो पॉलिसी में नॉमिनेशन रहेगा ही नहीं अगर सिंगल नॉमिनेशन है। पर लाइफ इंश्योरेंस में मैं जब क्लास बना पाऊंगा तो बच्चे अभी भी नॉमिनी बन जाएंगे सक्सेसफुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए नॉमिनेशन इन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में।
ओके और आपने जैसा बताया कि एक तरह से इंश्योरेंस एक्ट में ये जो सेक्शन 35 है वो डिफाइन भी करके आपको बता रहा है कि आप किसे नॉमिनी बना सकते हैं। वो कुछ 6 रिलेशनशिप्स हैं जो अभी सर ने बताए। लेकिन अब आपने जो एग्जाम्पल लिया था दीपक सर अभी कि भाई अगर किसी ने शादी के पहले खरीदा और माता जी को उन्होंने नॉमिनी बनाया, अब शादी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या नॉमिनी अपडेट करने की भी सुविधा होगी और हमें अपडेट करना भी चाहिए ऐसी स्थिति में? हालांकि मैं थोड़ा सा आगे जाकर के ये भी बात करूंगी कि आप एक जो मैरिड वीमेन MWP एक्ट के तहत आपकी वाइफ का कैसे उसमें अधिकार हो सकता है, लेकिन नॉमिनी अपडेशन का भी इसमें विंडो रहता होगा, राइट? मैंने एक बार बीमा खरीदा, मैं फिर उसे अपने नॉमिनी को अपडेट भी कर सकती हूँ, उसका क्या प्रोसेस होता है? तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है कि मैं नॉमिनी अपडेट करना चाहते हैं। और हम और कर इंश्योरेंस सकते हैं, कंपनी राइट? बीच में कभी भी आप अपडेट कर। कितनी भी बार, ओके टिल यू आर अलाइव एंड यू आर मेंटली साउंड, यू कैन अपडेट द नॉमिनी एनी टाइम। और लाइफ इंश्योरेंस में क्योंकि ये ओनरशिप है, तो नॉमिनेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके फेवर में आप कर रहे हैं। ओके सो आप कितनी भी बार अपडेट कर सकते हैं। और जैसा मैंने जिक्र किया मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी बहुत ज़रूरी है जब आप बीमा खरीदते हैं और आप एक मैरिड मेल हैं और अगर आप एक बीमा खरीद रहे हैं तो आप कुछ जानते हैं आप MWP एक्ट के बारे में या नहीं, और नहीं जानते हैं तो दीपक से मैं चाहूँगी प्लीज़ थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसे स्किप भी कर जाते हैं। तो मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट को समझने के लिए आपको पहले ये एक्ट की रूपरेखा समझनी होगी, इसका इतिहास क्या है। तो ये मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट कभी इंडिया में पास ही नहीं हुआ। ये एक यूके का एक्ट है, ग्रेट ब्रिटेन का एक्ट है, पर उस टाइम हम ब्रिटिश कॉलोनी थे तो ये हमारे पर लागू हो गया। अब इस एक्ट को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि 18वीं शताब्दी से पहले क्या रूल था इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी से पहले जब एक लेडी की शादी होती थी तो उसके हस्बैंड का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता था उसकी प्रॉपर्टी पे, और हस्बैंड के क्रेडिटर्स उस प्रॉपर्टी को ले सकते थे जो लेडी की प्रॉपर्टी थी, वाइफ की प्रॉपर्टी थी। इसको बदला मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, जिसने कहा कि वुमेन की जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो उसने शादी से पहले अर्जित करी हो या शादी के बाद, वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी रहेगी और पुरुष यानी हस्बैंड का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। इस एक्ट के 2 सेक्शंस हैं जो इंश्योरेंस में काम आते हैं, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। सेक्शन 5 अलाउ करता है किसी भी मैरिड वुमन को कि वो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे और इसको MWP एक्ट में लागू करा दे, इस पर MWP एक्ट लागू करा दे, एक अडेंडम भरते हैं उससे वो लागू हो जाता है। पर जैसे ही ये एक्ट इस पे लागू होगा तो ना तो वुमेन के क्रेडिटर ना हस्बैंड के क्रेडिटर उसकी डेथ के बाद या उसके जीते जी इस एसेट को ले पाएंगे। इसमें सेक्शन 6 इससे भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 एक अलाउ करता है एक हस्बैंड को एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले अपने नाम पर, वहां पे लाइफ एश्योर्ड हस्बैंड है, रिस्क हस्बैंड का है, हस्बैंड को कुछ होगा तो पैसे मिलेंगे, पर वो इसको MWP एक्ट में डाल सकता है जिसमें वो अपनी वाइफ और बच्चों को या केवल बच्चों को इसका बेनिफिशियरी बना सकता है। मतलब मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली अपने नाम पर, चाहे वो टर्म प्लान है, कोई सा भी प्लान है, कोई सा भी प्रोडक्ट है, इसको MWP एक्ट में डाल दिया, इसमें मैंने अपने बेटा और अपनी वाइफ को इसका बेनिफिशियरी बना दिया। अब मेरी डेथ के बाद ना तो मेरे क्रेडिटर्स पैसे को ले पाएंगे, ना वाइफ के क्रेडिटर्स पैसे को ले पाएंगे, ना मेरे बच्चे क्रेडिटर्स को ले पाएंगे, क्योंकि एक ट्रस्ट ऑटोमेटिकली वर्चुअल ट्रस्ट क्रिएट हो जाती है लॉ में। और जब चीज मैंने पहले भी बताया आपको, जो ट्रस्ट के नाम है वो आपके नाम है ही नहीं, आपकी बीवी और बच्चों के नाम है ही नहीं, तो किसके नाम है? वो ट्रस्ट के नाम है। और उधार किसने लिया है? आपने लिया है या आपकी वाइफ ने लिया है, तो ये रिस्क उस पर ट्रांसफर नहीं है। और इसको मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, पॉलिसी इशू होने से पहले ही इसको MWP एक्ट में डाला जा सकता, मतलब एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को MWP एक्ट में नहीं डाला जा सकता। ओके तो आपको याद रखना होगा कि मेरी जो पॉलिसी जब मैं लूं उसकी इशू डेट से पहले ही MWP एक्ट का अडेंडम भरें। वो पूछेगा बेनिफिशियरी कौन हो सकता है, कौन होगा, और ट्रस्टी कौन होगा, राइट।
बेनिफिशियरी और ट्रस्टी सेम जने ना हो तो बेटर है। मतलब अगर आप अपनी वाइफ को बेनिफिशियरी बना रहे हो तो हो सकता है अपने ब्रदर इन लॉ को ट्रस्टी बना दें। राइट, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सेम बना देते हैं, जो इतना अच्छा नहीं है। लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अच्छा ये होगा ट्रस्टी कोई और हो, पैसा किसी और को, क्यों जिससे कि ऐसा क्यों कोर्ट करना का उनको चाहिए? चाहे, क्योंकि ऐसा कल को वाइफ को कोर्ट फोर्स ना करे कि ट्रस्टी तो तुम ही हो, पैसा निकाल के दे दो। ओके। अगर उनका भाई ट्रस्टी होगा, पैसा वाइफ का होगा, तो कोर्ट का कोई रोल तो है ही नहीं ना, भाई के ऊपर जोर नहीं है। सपोज वाइफ ने लोन लिया हुआ है, राइट, और वाइफ भी ट्रस्टी और बेनिफिशियरी है, तो रिस्क बढ़ गया ना। ओके। आपने अधिकार, कंट्रोल भी उसी को दे दिया जिसपे रिस्क है। मैं कहता हूँ कंट्रोल किसी पे और पैसा किसी और को, तो बच जाएगा, पैसा बचने के चांसेस ज्यादा हो। ओके। अब आपने जो हमने शुरुआत जो की थी ये तो हमने समझ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स नॉमिनी के, मैरिड विमेन और बच्चों के अधिकार के। अब फैमिली ट्रस्ट को बीमा पॉलिसी जब आप सौंप देते हैं तो एस्टेट प्लानिंग के में कैसे आपको मदद मिलती है? ये एस्टेट प्लानिंग की राह को, आपके डिसीजंस को आगे के लिए, भविष्य के लिए कैसे आसान बनाती है? तो जैसे मैंने आपको बताया, जो इंश्योरेंस का जो पैसा है उसका यूसेज आप डिसाइड कर सकते हो थ्रू अ ट्रस्ट। हमने जब ट्रस्ट का अपना सेशन लिया तो हमने कहा ट्रस्ट की सबसे बड़ी खूबी क्या है, आप अपनी ग्रेव से अपने पैसे को कंट्रोल करते हो, कंट्रोल ऑफ योर एसेट्स फ्रॉम योर ग्रेव, राइट। और लाइफ इंश्योरेंस का पैसा क्या है, ये एसेट है। तो मैं निर्देश देके जा सकता हूं कि मेरे बाद जो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा है वो कैसे यूज हो। और वो यूज हो सकता है मेरी वाइफ के लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे माइनर बच्चों के लिए, उनके हेल्थ केयर के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, जो भी गोल हो आप वो सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने रॉक फेलर फैमिली का नाम सुना होगा। ये एक अमेरिकन फैमिली है जो कई जनरेशन से मल्टी बिलियनर है। इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने ट्रस्ट को मैरी किया लाइफ इंश्योरेंस के साथ और एक वाटरफॉल मेथड क्रिएट किया। वाटरफॉल, इन्होंने क्या करा, एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाई या सेवरल प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाई और उसमें निर्देश दिया कि हमारी फैमिली में जब कोई बच्चा 5 साल का हो उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रस्ट खरीद ले। मतलब प्रीमियम कौन दे, ट्रस्ट दे। और उन्होंने ये भी डिसाइड करा कि कितना कितना सम एश्योर्ड होना चाहिए, कितना प्रीमियम होना चाहिए, वो सब उन्होंने उसमें लिख दिया। अब क्या हुआ, ये पॉलिसी जो खरीदे वो होनी चाहिए होल लाइफ प्लान, जो पूरी लाइफ चलता है व्यक्ति के, और डेथ के बाद पैसा जो नॉमिनी या जिसको असाइन करी हो पॉलिसी उसको मिल जाता है। अब ये वाली पॉलिसी असाइन हो गई ट्रस्ट को। अब 5 साल के बच्चे का हम प्रीमियम देते चले गए। अब मैंने इस ट्रस्ट में प्रोविजन करा कि जब बच्चा 18 साल का हो तो उसको इतना पैसा लोन लेना अलाउ कर देना फॉर हायर स्टडीज, कि वो ट्रस्ट में जाकर लोन ले सकता है, राइट। सपोज इस ट्रस्ट में उस टाइम उस पॉलिसी की वैल्यू सपोज 1 करोड़ हो गई, तो मैंने कहा 80 लाख रुपए तक का इसको लोन दे देना, अगर ये आगे पढ़ना चाहे, पर ये पैसे डायरेक्टली उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देना जहां वो पढ़ने जा रहा है। और ये एज लोन दिया है बच्चे को। अब बच्चे पे अगले 7 साल है इस पैसे को वापस करने के, जो मुझसे 80 लाख का लोन लिया, और मैं इसे इंटरेस्ट नहीं दूंगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा इसमें। 7 साल बाद अगर ये पैसा वापस कर दे तो इसको बिजनेस सेटअप करने के लिए 3 करोड़ रुपए का लोन दे देंगे। ऐसा कर करके मैंने उस इंश्योरेंस पॉलिसी को बैंक की तरह बना दिया उसके लिए, कि मेरे आगे वाली जनरेशन उसके अगेंस्ट लोन ले सके और उस पैसे को यूज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। और ये पैसा वापस भी कर रहे हैं वो बच्चे, और बाई चांस अगर वो बच्चे वापस नहीं कर पाते तो पैसा तो ऑलरेडी उनके नाम जमा है। और दूसरी बात, क्योंकि ये होल लाइफ प्लान है, तो एक दिन तो ये बच्चा इस दुनिया से जाएगा और क्लेम अराइज होगा, मेरा पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, राइट। तो ट्रस्ट में पैसा कभी कम नहीं होगा, फिनिश नहीं होगा। तो मैंने अगली जनरेशन के लिए एक कंटिन्यूअस बैंक क्रिएट कर दिया बाय यूजिंग लाइफ इंश्योरेंस एंड मेकिंग इट अ फैमिली बैंक फॉर माय फैमिली, राइट। आप देखिए क्या क्या यूज किया उन्होंने। और आप देखिएगा रॉकफेलर जो फैमिली है वो इतने सालों से, अब तक तो कितने उनकी ब्रांचेस हो गई होंगी, कितने सारे मेंबर्स हैं,
बट ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, क्योंकि आपने उन बच्चों को, अपने जो आगे वाली पीढ़ी है उनको सपोर्ट प्रदान कर दिया, राइट, फाइनेंशियल सपोर्ट और डिसिप्लिन भी दिया कि पैसा वापस करोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, राइट। तो दोनों चीजें आप एक साथ कर रहे हो, तो अपनी वैल्यूज और वैल्यूएबल दोनों ट्रांसफर कर रहे हो नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जहां पे हम ट्रस्ट को मैरी करें लाइफ इंश्योरेंस के साथ और नई चीज क्रिएट करें। ओके, सो ट्रस्ट और इंश्योरेंस आप कह रहे हैं, इन दोनों को अगर आप जॉइंट तरीके से देखें और इनके काम को करें तो बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन कई लोग वसीयत भी लिखते हैं। ट्रस्ट पे मैं और आप बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि किसी ने बीमा खरीदा, उसमें नॉमिनी दिया उसने, और उसके बाद उन्होंने विल बनाया और विल में लिखा अपने बीमा का पैसा कहाँ जाएगा, तब क्या ये रास्ता आपको सही नहीं लगता है और ट्रस्ट बेटर लगता है? तो क्यों लगता है? और क्या ये किया जा सकता है कि आप विल में भी लिख दें कि भाई ये जो पैसा मिलेगा बीमा से, उसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाए? पहली बात तो ये, अगर बेनिफिशियल नॉमिनी है हम्म। तो विल उसको ओवर रूल नहीं करता, ओके। राइट। अगर मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी अपनी वाइफ को बनाया है और विल में लिख दूं मेरी मदर को जाएगा, तो वाइफ को ही जाएगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस ये मानती है या एक्ट ये मानता है कि आपके डेथ के बाद पॉलिसी असाइन हो जाती है टू द बेनिफिशियल नॉमिनी, और जो चीज असाइन हो गई, जिसका आपने मालिकाना अधिकारी ट्रांसफर कर दिया, वो आपकी विल का पार्ट नहीं रहता। तो डेथ होते ही वो किसकी हो गई, जिसके नाम बेनिफिशियल नॉमिनेशन किया हुआ, राइट। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनी वो ही हो जिसको आपने पैसा देना है। हाँ, ओके। ये हो सकता है मैंने वाइफ को नॉमिनी बनाया और विल में भी लिख दिया वाइफ को जाएगा, वो दोनों समान होनी चाहिए। ट्रस्ट में पॉलिसी को अगर हमें ट्रांसफर करना है तो मुझे असाइन करना पड़ेगा ट्रस्ट के नाम, राइट। असाइनमेंट जो है वो होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और इंडिया में असाइनमेंट दो रीजन से हो सकता है। पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और दूसरा है डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप। जब आप पैसा उधार लेते हो किसी से, उसके फेवर में पॉलिसी आप असाइन कर सकते हो। और पहला क्या था, नेशनल लव एंड अफेक्शन, अपने परिवार के लिए कर सकते हो। तो ट्रस्ट में जो नॉमिनेशन है, जनरली जो असाइनमेंट है, वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन से हो सकता है, होता ही है, और उसमें हम जो ओनरशिप राइट है वो ट्रस्ट को ट्रांसफर करते हैं। ओके, सो अगर आपने विल में बताया कि भाई मेरे बीमा के पैसों का इस तरह से इस्तेमाल हो, तो उससे कोई मायने नहीं होंगे। जो नॉमिनी होगा उसका पहला अधिकार होगा, क्योंकि वो बेनिफिशियल नॉमिनी है, और इंश्योरेंस एक्ट भी सर ने अभी समझाया, उसके तहत आप नॉमिनी नियुक्त करेंगे। तो इसीलिए ट्रस्ट जो है वो बेटर है ये इंश्योर करने में कि उस पैसे का इस्तेमाल कैसे हो, अगर आप उसके लिए डायरेक्शन देना चाहते हैं। अब अगर एस्टेट प्लानिंग में जीवन बीमा का इस्तेमाल होता है तो क्या टैक्स के प्रावधान इस पर क्या लागू होते हैं, दीपक सर? सो इंश्योरेंस से जो पैसा मिलता है वो सेक्शन 10(10)(d) अगर आपने उसके रूल्स फॉलो करे हैं तो वो टैक्स फ्री है, राइट। वो जो क्लेम, वो जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो टैक्स फ्री है, वो क्लेम अमाउंट वो टैक्स फ्री है। तो जो इनहेरिटेंस को पैसा मिलेगा वो वैसे उनको टैक्स फ्री मिलेगा, राइट। चाहे वो आप नॉमिनेशन से दे रहे हो चाहे विल से दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और अगर मैं बात करूं एस्टेट प्लानिंग में, भी हमने बात की, एक हमने अभी एमडब्ल्यूपी की बात की, और एक आपने बताया कि फैमिली ट्रस्ट है, तो बेनिफिशियरी को उसका अधिकार मिले और बेनिफिशियरी का ख्याल रखा जाए। ऐसे बेनिफिशियरी भी जो नॉन वर्किंग फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें फैमिली ट्रस्ट ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, या एमडब्ल्यूपी के तहत अगर आप बीमा खरीदेंगे तो वो बेटर रहेगा? नहीं नहीं, बेसिकली जो हम नॉन फैमिली मेंबर्स का अधिकार सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं थ्रू नॉन लाइफ वर्किंग इंश्योरेंस एंड फैमिली एस्टेट, मेंबर्स। राइट। तो उसका मतलब कुछ और है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बिजनेस है, सपोज एक दुकान है, उसमें एक फादर काम कर रहे हैं अपने दो बेटों के साथ, और तीसरा बेटा डॉक्टर है, ठीक है, जो इसमें काम नहीं करता। अब कल को जब फादर की डेथ होती है, बिजनेस किसके नाम है, फादर के नाम, तो इसका मतलब फादर की डेथ होती है तो तीनों बेटों का बराबर अधिकार होगा, राइट। जो दो काम कर रहे हैं उनका भी अधिकार होगा, जो नहीं कर रहा उनका भी अधिकार होगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं उस डॉक्टर बेटे को इस दुकान में इन्वॉल्व करता हूं तो बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है, पहली चीज।
दूसरी बात क्या है कि वो जो दो बेटे फादर के साथ काम कर रहे हैं, वो कहेंगे जब हमने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया था, बिजनेस की वैल्यू एक्स थी, हम लोगों ने तीनों ने मेहनत करके इसको 5x कर दिया। अब उस डॉक्टर बेटे को इस चीज का फायदा क्यों मिले कि जो हम दोनों ने मेहनत करी उसका उसकी क्या वैल्यू है। अब फादर इसके लिए क्या कर सकते, फादर क्या करे, फादर अपनी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले। सपोज उसको लगता है कि डॉक्टर बेटे का इसमें शेयर बनता है 3 करोड़ रुपए, तो 3 करोड़ का एक टर्म प्लान ले और उस टर्म प्लान में नॉमिनी बना दे अपने डॉक्टर बेटे को, और अपनी विल में लिखे कि जो डॉक्टर बेटे का बिजनेस शेयर है वो मैंने इसको इंश्योरेंस पॉलिसी में 3 करोड़ रुपए दे दिए, और बिजनेस में अपने दोनों बेटों को देके जा रहा हूं जो बिजनेस में मेरे साथ लगे हुए। अब ओके। ये दोनों के साथ फेयर है, राइट, ये दोनों के साथ फेयर है। उन बच्चों के साथ भी फेयर है जो आपके साथ काम कर रहे हैं, और उसके साथ भी फेयर है जो आपके साथ काम नहीं कर रहा, राइट। तो आप इंश्योरेंस से अपनी वेल्थ को बैलेंस कर सकते हैं, जहां पे इंश्योरेंस कंपनी पैसा देके आपको उस नॉन वर्किंग मेंबर को पैसे दे देती है जो आप शायद नहीं देने में असमर्थ हो। ओके। और अगर मैं पूछूं फैमिली ट्रस्ट और एमडब्ल्यूपी एक्ट, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो बेनिफिशियरी के फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं, क्या बेटर है, ट्रस्ट बनाना या फिर एमडब्ल्यूपी एक्ट के तहत आप जो है बीमा खरीदें? अगर आप जो बेनिफिशियरी आपकी वाइफ और बच्चे हैं, तो आप एमडब्ल्यूपी एक्ट का यूज कर सकते हो, पर उसमें एक दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या है, वो पैसा यूज कैसे होगा वो आप डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि वो तो वर्चुअल ट्रस्ट बनेगी ना। आप तो खाली भरोगे कि ये ट्रस्टी है, ये बेनिफिशियरी है, पर उसका यूसेज, उसका कंट्रोल, वो अगली पीढ़ी तक जाएगा या नहीं जाएगा, कितना मदर को मिलेगा, कितने बच्चों को मिलेगा, उसका इस्तेमाल आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पर ट्रस्ट में जब आप ट्रस्ट खुद बनाते हैं और पॉलिसी को असाइन करते हैं, तो आप यूसेज को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। पर ट्रस्ट बनाना थोड़ा सा मेहनत का काम भी है और थोड़ा सा कॉस्टली काम भी है, 1.5-2 लाख रुपए लग जाते हैं। एमडब्ल्यू एक्ट में तो एक एडेंडम साइन करना है और ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या मेरे लिए वो जो कंट्रोल ऑफ मनी है इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर नहीं है इंपॉर्टेंट तो एमडब्ल्यू एक्ट का अडेंडम साइन करें, प्रोवाइडेड बेनिफिशियरी या तो आपकी वाइफ है, वाइफ और बच्चे हैं, या केवल बच्चे। अगर इनके अलावा कोई बेनिफिशियरी है तो एमडब्ल्यू एक्ट में पॉलिसी नहीं ले सकते, फिर तो आपको ट्रस्ट का ही सहारा लेना। और अगर आप वैसे कंट्रोल के, जी जी प्लीज कंप्लीट क्या, कीजिए सर सेंटेंस अपना। अगर आप कंट्रोल फ्रीक है कि कंट्रोल भी होना चाहिए बाद में, तो ट्रस्ट इज बेटर देन एमडब्ल्यू एक्ट। ओके क्योंकि मैं और आप एमडब्ल्यूपी एक्ट इतनी बार बात कर चुके हैं, तो मैं चाहूँगी ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए कि एमडब्ल्यूपी एक्ट के तहत बीमा खरीदा कैसे जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये तो सारी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, आपको उनके चेक बॉक्स में एक टिक करना होता है, राइट, या कुछ और एडिशनल काम भी करना होता है? आपको पहले बीमा कंपनी या बीमा एजेंट से कहना होगा कि मैं ये पॉलिसी एमडब्ल्यूपी एक्ट में लेना चाहता हूं। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो एमडब्ल्यूपी एक्ट में नहीं आ सकती, ओके। राइट। तो सारे प्लान आते हैं, सारी कंपनीज के आते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट देंगे जिसको कहेंगे एमडब्ल्यूपी एक्ट अडेंडम, एक्स्ट्रा पेपर। वो आपको भरना होगा, साइन करके देना होगा प्रपोजल फॉर्म के साथ या पॉलिसी इशू होने से पहले। उसके बाद ये नहीं आ सकती एमडब्ल्यू एक्ट। उसमें भरना क्या क्या होगा, उसमें भरना होगा बेनिफिशियरी ये है, ट्रस्टी ये है, तो वो दोनों आपको कॉलम्स भरने होंगे, आपको नीचे साइन करना होगा प्रपोजल की तरह, और वो एमडब्ल्यू एक्ट में आ जाए। ओके और ये बेहद ज़रूरी है कि आप जब खरीद रहे हैं बीमा तभी करें, एक बार खरीदने के बाद आप वापस जा कर के या फिर उसको बदल नहीं पाएंगे, ये एकदम शुरुआत में ही ये काम आपको पूरा करना है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो माइनर अगर बच्चे हैं फैमिली में और आप जब बीमा खरीदते हैं, तो ट्रस्ट बनाने से इन माइनर बच्चों के लिए आगे जा कर के ज़्यादा आसानी रहेगी, या फिर आप माइनर बच्चे को ही नॉमिनी बनाएं बीमा का, बना सकते हैं या नहीं, मुझे भी नहीं पता है डॉक्टर दीपक। माइनर बच्चों को आप नॉमिनी जरूर बना सकते हैं, ओके। क्योंकि माइनर कैन ओन प्रॉपर्टी बट नॉट कंट्रोल प्रॉपर्टी। पर जब आप माइनर बच्चे को नॉमिनेशन बनाओगे तो आपको गार्डियन अपॉइंट करना होगा। अब नेचुरल गार्डियन तो ठीक है, आपने फादर या मदर हो, फादर ने पॉलिसी ली, मदर को नेचुरल गार्डियन बना दिया और माइनर बच्चों को दे दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, सपोज आप दोनों की डेथ हो जाती है, हस्बैंड वाइफ का,
और बच्चे अभी भी अलाइव रहे आप दोनों के बाद, और अभी भी माइनर है। अब पहली चीज तो हो गई, पॉलिसी में नॉमिनेशन नहीं रहा, क्योंकि जो गार्डियन है वो गार्डियन है ही नहीं, तो कोर्ट को गार्डियन अपॉइंट करना पड़ेगा। उसके लिए हमने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया था, लेटर ऑफ गार्डियनशिप बना दे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब इस गार्डियन को ये पैसा मिल गया इंश्योरेंस का, वो इसका कैसे उपयोग करेगा, किस चीज में वो इन्वेस्ट करेगा, किस चीज पे खर्चा करेगा, इस पे कंट्रोल नहीं रहा। वो उसका तरीका वही है, माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट के फेवर में इसको असाइन करो पॉलिसी, उसमें पहले फादर मदर खुद ट्रस्टी बने, फिर हो सकता है आप अपने ब्रदर को या वो वाइफ के ब्रदर को आप इसमें ट्रस्टी बनाएं, और उन्हीं को गार्डियनशिप भी दें बच्चों की, जिससे कि पैसा और गार्डियनशिप एक व्यक्ति के पास है, और वो उस पैसे का सदुपयोग आपके डायरेक्शंस के हिसाब से माइनर बच्चे के बेनिफिट पे कर रहा है। और जब बच्चा मेजर हो जाता है या सर्टेन एज का हो जाता है, तो आप वो प्रॉपर्टी या वो पैसा पूरी तरह उसको ट्रांसफर कर दें और गार्डियनशिप से उसको हटा दें। ओके तो बेसिकली ट्रस्ट आपको एक तरह से आपकी जो विशेस हैं उस पैसे का कैसे इस्तेमाल होगा उसको एक दिशा देने में मदद करता है, जो हमारी पूरी बातचीत से आज मैं इसका निष्कर्ष निकाल रही हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बीमा और ट्रस्ट, जब बीमा आप लेते हैं एक नॉमिनी रखते हैं और एक आप ट्रस्ट देते हैं जिसमें आप अपनी इच्छाएं लिखते हैं, इन दोनों को अगर कोई क्रिएट ऐसे करना चाह रहा है तो उन्हें आप कौन सी वो गलतियां हैं जिसके बारे में आगाह करना चाहेंगे कि ये गलती लोग कर देते हैं और इससे आपको बचना है? पहली चीज तो है, वो ट्रस्ट को यूज ही नहीं करते बीमा के साथ। हाँ। वो सोचते हैं बीमा अलग चीज है, ट्रस्ट अलग चीज है। वो तो कंबाइन करना जो है ना, वो आर्ट है, राइट। वो आपको कंबाइन करना, आपको इंसिस्ट करना पड़ेगा मुझे कंबाइन करना है, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए या मेरे परिवार के लिए यही अच्छा है। दूसरी बात, वो जो क्लेम अमाउंट का पैसा है, आप खाली उसका यूज मत देखिए, आप उसकी इन्वेस्टमेंट को भी कंट्रोल करिए, राइट। कि ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो सकता है ट्रस्ट के अंदर, इसका क्या प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूट होगा, खाली इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस एज तक इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस एज के बाद प्रिंसिपल भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सारी चीजें आप कंट्रोल करें, राइट। तीसरा, आप जितनी भी पॉलिसीज हैं आपके पास, वो आज की डेट में भी क्रेडिटर क्लेम में आ सकती हैं। सपोज मैंने एक बैंक गारंटी दी हुई है, बैंक का लोन लिया हुआ है, और मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है जिसमें मैंने अपनी वाइफ बच्चों को नॉमिनी बनाया हुआ है, राइट। मेरी डेथ के बाद क्रेडिटर इस पॉलिसी पे आपको अटैच करा सकता है और कह सकता है पहले मेरा पैसा दो, फिर बच्चों और वाइफ को दे दो। पर अगर मैं ये पॉलिसी एक ट्रस्ट को असाइन कर देता हूं, तो ये क्रेडिटर क्लेम के बियॉन्ड चली जाती है, क्योंकि अब ओनर इसका ट्रस्ट हो गया, मैं ओनर रहेंगे, राइट। तो आपको ये सब चीजें सोचनी होंगी कि मेरे पास रिस्क क्या क्या है, उन रिस्क को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। दूसरा, मैं पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और तीसरा, मैं इस पैसे को निकालने का अधिकार कब और कितना किसको देना चाहता हूँ। तो ये सारी चीजें आप क्रिएट कर सकते हैं थ्रू मैरिंग अ ट्रस्ट, है ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके सो आपके अगर कर्जदार हैं तो उस पर भी अगर इंश्योरेंस का मोटा पैसा अगर मिलता भी है तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा अगर वो ट्रस्ट के नाम चला जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन को क्लोज करते हैं। डॉक्टर दीपक, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारी आपने दी। अभी तक हम कहते थे बीमा बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज हमने सीखा कि बीमा और बीमा के आगे आपको क्या करना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि आपके अपनों तक वो पैसा उसी तरह से पहुंचे जिस तरह से आप उस पैसे को पहुंचाना चाहते हैं, क्लेम की राशि को पहुंचाना चाहते हैं। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो लोग हमारी बातचीत सुन रहे थे उनके अगर कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ भेजें, हम डॉक्टर दीपक के सामने रखेंगे। सवाल भेजने का तरीका कि आप हमें व्हाट्सएप कीजिए अपना क्वेश्चन 9311121874 पर, या फिर ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। यूट्यूब पर आप देख रहे हैं हमारा वीडियो, यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स पर भी आपके मन में अगर कोई सवाल उठ रहा है या आपको लग रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिली है तो ज़रूर भेज दीजिएगा। डॉक्टर दीपक हमारे लिए हफ्ते में एक दिन ज़रूर डेडिकेट करते हैं उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए। दीपक सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। फिर मुलाकात होती है अगले हफ्ते। बाय बाय सर। आज के शो में इतना ही। आपके सवालों का, आपकी प्रतिक्रिया का, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।